हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। बहुत समय बाद दोस्तों आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। लगभग एक हफ्ते हो चुके होंगे क्लास को बंद हुए, क्योंकि होली की छुट्टियां थी और मुझे स्कूल से भी छुट्टी मिल गई थी। तो मैं अपने घर चला गया था और घर जाने पे आप लोगों को भी पता है बहुत सारे काम होते हैं। त्योहार का समय था, बहुत सारे पेंडिंग्स रहते हैं काम। तो उस दौरान क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन किए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया, कॉल भी, कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही, क्यों डिले किया जा रहा है। तो घर पे जाने पे थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन अब मैं दोबारा अपने क्लास पे आ चुका हूँ और अपने टॉपिक पे दोबारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग मेंस के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स को कवर कर रहे थे, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं और जिसकी ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग समझ रहे थे कि कैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कैसे सियाल यानी कि आपको सिलिका कहाँ मिलेगी, मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा, निकल कहाँ मिलेगा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। और उसी में हम लोगों ने कुछ प्रोसेस को भी समझा था कि किस तरीके से हम आंतरिक परतों के बारे में बात कर सकते हैं, भूकंप कहाँ आता है, ये सारी चीजें जो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, ये सारे हम लोगों ने 3 लेक्चर में कवर कर लिए थे। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। और उसके बाद आज हमारा जो 4th लेक्चर शुरू होगा वो हमारा यहाँ से था, रॉक से। जिसमें आप सामान्यतः 3 प्रकार की रॉक को सबसे अधिक सुनते हैं। जिसमें आती है आपकी आग्नेय चट्टान आती है, फिर अवसादी चट्टान आती है, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें भी आती हैं। फिर इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जिसमें हम लोग गैब्रो कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, सीट कहते हैं, शील्ड कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेजर रूप में आप 3 रॉक्स के बारे में बात करते हो, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन इससे पहले जो भी मैंने लास्ट डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 3, उसमें ये थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया था मैंने कि किस प्रकार से हम रॉक्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करें। तो अगर जो लोग पहली बार इस लेक्चर पे आ रहे हैं तो उससे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप लोग वो 3 लेक्चर जरूर कवर कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्री प्लस मेंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और ये आज हमारा 4th लेक्चर होगा। और कल सुबह आपको एक सेकंड सब्जेक्ट भी मिलेगा, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि घटना चक्र की इकोनॉमिक्स भी तैयार नहीं हो पाई थी आपके पीसीएस के लिए, और साथ में कोई भी क्लास नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम इकोनॉमिक्स को भी साथ में शुरू करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और आज हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो चट्टानों के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि चट्टानों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जो हमें चट्टान मिलती है उसकी क्या विशेषता होती है, तीनों में से कौन सी चट्टान बेहतर मानी जाती है, क्रिस्टलाइज क्या होता है, कि कहते हैं ना कि क्रिस्टल जिसके अधिक अच्छे होते हैं, शाइनिंग होती है, वो अच्छी चट्टान मानी जाती है। सेडिमेंट्री रॉक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, मिनरल्स पाए जाते नहीं, परतें पाई जाती है कि नहीं, या फिर आपकी जो मेटामॉर्फिक होती है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में किस प्रकार का विखंडन होता है, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी रॉक की बात करेंगे, यानी अवसादी चट्टान जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ पर मैं शब्दों के बारे में बात करूं तो कई बार आपसे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में प्रश्न बन जाता है कि इन तीनों चट्टानों में प्राइमरी चट्टान किसे माना जाता है, यानी कि प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान का मतलब उसे कहा जाता है जिस चट्टान के विखंडन से, विघटन से या उसमें परिवर्तन होने से, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन होने से और भी प्रकार की चट्टानें बनती हैं। लेकिन प्राइमरी चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान होती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित होती है। ये या तो जमीन के अंदर ही ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, या फिर ज्वालामुखी जब फट जाता है, पृथ्वी के बाहर निकलता है, धरातल पर आता है। जैसे बहुत सारे आपने माउंट किलायू सुना होगा, कोटोपैक्सी सुने होंगे, बहुत सारे हमने पढ़े हैं जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पठार होते हैं। तो यहाँ पर आपको आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है ज्वालामुखी के पास। लेकिन फिर उसी में अलग अलग प्रकार की जो फैक्टर होते हैं, जैसे वायु हो गया, हवा हो गई, पवन हो गई, या फिर जलधारा हो गई, बर्फ की धाराएं हो गई, इन सब के माध्यम से उन्हीं चट्टानों को काट के एक सेडिमेंट यानी अवसाद के रूप में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जहां से सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार होती है। और एक लंबे प्रोसेस में, चाहे वो इग्नियस रॉक हो यानी आग्नेय हो, या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इन दोनों में जो चेंजेस होते हैं, विघटित होते हैं, यानी कि कायांतरित, रूपांतरित जो होते हैं, तो एक नई चट्टान बनती है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक या कायांतरित कहते हैं, जिसमें परिवर्तन देखने को मिलता है कुछ भौतिक या केमिकल, मतलब रासायनिक तरीके से। तो इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय। और इसका सीधा संबंध होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि जो भी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, फिर चाहे आप माउंट किलायू की बात कर लीजिए, चिम्बाराजो की बात कर लीजिए, या कोटोपैक्सी की बात कर लीजिए, कोई भी पर्वत आप देख सकते हो जो स्पेशली ज्वालामुखी से संबंधित है, तो वहां पर आप देखोगे आपको आग्नेय चट्टानें जरूर मिलेंगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ही आग्नेय चट्टानों की निर्माण होता है। लेकिन जब उसी में अनाच्छादन होता है, यानी डेनुडेशन जिसे हम लोग कहते हैं, अनाच्छादन की प्रक्रिया से संबंधित होता है। अनाच्छादन मतलब होता है एक लंबे समय के बाद चट्टानों में विघटन होना। जैसे आप देखोगे बहुत सारे पर्वत पठार के आसपास बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, रबड़ मतलब पत्थर के होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, जो कहीं जलधारा बहने से जो है कि कट रहे हैं पानी के बहाव से, या बहुत तेज हवाएं, आंधी तूफान, चक्रवात चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी चट्टानें थोड़ी थोड़ी टूटती जाती है, कटती जाती हैं, एक ढेर के रूप में इकट्ठी होती है, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जब इन्हीं चट्टानों में, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो या फिर आग्नेय चट्टान हो, जब एक लंबे समय के बाद टेम्परेचर और प्रेशर यानी तापमान और दाब के प्रभाव से एक परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम लोग कह देते हैं कायांतरित, जिसमें टेम्परेचर भी अधिक होता है और प्रेशर भी अधिक होता है। इन तीनों में ही एक संबंध होता है, जिसको मैं आगे रॉक साइकिल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। तो यहां पर अब हम सबसे पहले आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहेगी। और बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी। तो देखिए, ये जितनी भी मेंस ओरिएंटेड पूरी क्लास चलेगी, लगभग 2 से 3 महीने चलेगी, और इसमें सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, यूपी स्पेशल, सारे पेपर आपको कराऊंगा मैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको पीडीएफ जो है कि पेड होगी, बहुत ही कम प्राइस में। एवरी पीडीएफ जो है कि 100 रुपीज से भी कम में रखी गई है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आप वहां पे मैसेज करोगे, सारा प्रोसेस आप वहां पे देख सकते हो, वहां से आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को ले सकते हो, यही पीडीएफ आपको मिलेगी। लेकिन उनकी क्लासेस जब आप करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, और क्लासेस यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने पढ़ी थी, आपने पहले दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में जो ये चीज को समझा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, तो उसमें अब बात आएगी कि कैसे ज्वालामुखी पैदा होता है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है। अब यहां पर मैं आपको एक स्टेप आगे बताते हुए चलूंगा कि ज्वालामुखी सामान्यतः कहां देखने को मिलेंगे। जब आप महासागर या महाद्वीप चट्टानों के आपस में टकराने की बात करोगे, जहां पे महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी। हालांकि ये टॉपिक मैंने अगले लेक्चर के लिए रखा है कि जब मैं अगले लेक्चर में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, तो वहां पर आपको और क्लियर समझ में आएगा। अभी के लिए बस आपको इतना जानकारी देता हूं कि मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, और इन प्लेटों की जब आपस में टक्कर होती है तो मान लीजिए ये प्लेट जो है कि नीचे की ओर चली जाती है, ठीक है, और ये प्लेट ऊपर होती है। तो ये प्लेट जो नीचे की ओर आती है, तो यहां पर क्या होता है कि ये पृथ्वी फटती हुई जाती है। मान लेते हैं कि जब दो गाड़ियां टक्कर लेती हैं आपस में, अभिसारी तौर पे जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है तो आगे के बोनट वगैरह एकदम खराब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये सेकंड लेक्चर मैंने बताया था कि कैसे अभिनति और अपनति बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी की दरारों में क्या होता है, अंदर जो है आंतरिक परतों में खलचल हो जाती है, पृथ्वी की आंतरिक परतें हिलने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं भूकंप आ रहा है, ठीक है, ये चीज होती है। और वहीं पर जो अंदर तरल पदार्थ होता है मैग्मा के रूप में, जो गलित होता है, जो गर्म होता है, गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा है, जो लगातार टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको एक जगह चाहिए होती है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए, और वो जगह यहाँ पे मिलने लगती है, इस जगह पे जहां से ये पृथ्वी की चट्टानें अंदर जो है कि धंसती है, दो टकराती हैं प्लेटें, तो वहां पर देखने को मिलता है। फिर यहीं से आपको एक ज्वालामुखी निकलता हुआ दिखेगा। ज्वालामुखी जो गर्म रहता है पहले से ही, लेकिन उसे जैसे ही रास्ता मिलता है वो बाहर की ओर आ जाता है। और यही ज्वालामुखी दो प्रकार से आता है, एक बहुत ही ठोस तरीके से आता है, विस्फोटक रूप से, जो सीधे पहाड़ बन जाता है, और कुछ होते हैं तरल के रूप में, जो तरल पदार्थ के रूप में होते हैं, जैसे बेसाल्ट वगैरह होते हैं। तो ये क्यों तरल बनते हैं, क्यों ठोस बनते हैं, क्यों पहाड़ बन जाते हैं, इसके पीछे भी जो रीजन होता है, जो सिलिका की भूमिका होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी क्लास में। तो यहां पर आप जैसे प्रायद्वीपीय पठार को देख सकते हो, जिसमें बेसाल्टिक चट्टान तरल मैदान बन गया, प्रायद्वीपीय पठार बन गया, लेकिन पर्वत नहीं बना। लेकिन वहीं आपको बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक परतों से बाहर आता है, लेकिन उसके लिए हम कोई गड्ढा नहीं खोदते, बल्कि प्लेटें जब आपस में टकराती है तो एक रास्ता बना देती हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों से बाहर आने के लिए, उस मलबे को, जो ज्वालामुखी के रूप में गर्म होता है। और अंदर वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों का लगातार विघटन हो रहा होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा होता है। तापमान का ये कॉन्सेप्ट मैंने दूसरे लेक्चर में बताया भी है डिटेल से, कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पे कैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और उसके पीछे क्या फैक्टर काम करते हैं। सेकंड लेक्चर में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर हम देखते हैं,
अब जैसे मान लेते हैं कि मैं पृथ्वी का एक छोटा सा क्यूब निकाल लेता हूं, ठीक है, ये क्यूब है और जिसमें मैंने बता भी रखा है कि ये जो पहला पार्ट है ये आपको क्रस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, दूसरा पार्ट आपको मेंटल के रूप में देखने को मिलेगा, तीसरा पार्ट आपको कोर देखने को मिलेगा। तो ये 3 पदार्थ होते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, क्या समझना है, जैसे मान लेते हैं कि मेंटल के आसपास आपको जहां पे ठोस अवस्था होती है, लेकिन यहां पर कुछ गर्म गलित पदार्थ देखने को मिलेगा। गलित होता है यानी कि गला हुआ, और गर्म पदार्थ होता है जो सामान्यतः 3 फॉर्म में देखने को मिलता है। एक तो ठोस फॉर्म में देखने को मिलता है, एक तरल फॉर्म में देखने को मिलता है और एक गैस फॉर्म में देखने को मिलता है। इसीलिए जैसे जैसे आप देखोगे कि कई सारे जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो वहां पे कुछ तरल पदार्थ भी निकलते हैं, कुछ गैस के धुएं भी निकलते हैं और कुछ ठोस पदार्थ भी निकलते हैं जो पर्वत की संरचना निर्मित करते हैं। आप गूगल पे विजिट करोगे तो बहुत सारे ज्वालामुखी की आप इमेजेस देखोगे, उसमें गैस के धुएं भी उठते हुए दिखेंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म भी निकलता हुआ देखने को मिलेगा और कुछ ठोस पदार्थ भी देखने को मिलेगा। और इसी गर्म गलित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। ध्यान देना कि मैग्मा और लावा एक ही चीज है, बस फर्क क्या होता है कि जब ये सतह के अंदर ही रहते हैं, यानी कि इस पृथ्वी से बाहर नहीं आती, पृथ्वी की ऊपरी संरचना है, इससे जब बाहर नहीं आते अंदर ही रहते हैं तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से गर्म है। किस फॉर्म में है, ठोस में भी है, तरल में भी है, गैस में भी है। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से पृथ्वी आपस में टकराती, मतलब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो यहां पर एक स्पेस बन जाता है जिससे इस गर्म गलित पदार्थ को बाहर निकलने में मदद मिलती है, सतह से बाहर आने लगता है और जब बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहने लगते हैं। तो मैग्मा और लावा एक ही चीज है, बस बेसिक अंतर यह है कि अगर वो सतह के अंदर ही रुक जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, अगर वो सतह के बाहर आ जाता है, पृथ्वी के स्थलखंड से बाहर आ जाता है, जो हमें विजुअल हो जाता है, देखने को मिलता है पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, तो उसे हम लावा कह देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर समझते हैं, तो ये बात ध्यान देना दोस्तों कि एकदम लाइन टू लाइन अगर आप पकड़ के चलोगे मेरे साथ, लाइन टू लाइन पॉइंट को समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन को देखोगे या यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को देखोगे या फिर अपने स्टेट पीसीएस, फिर चाहे वो यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, राजस्थान हो, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ विकसित करेगा। जिसके बाद जब हम मॉडल आंसर करेंगे तो और भी बेहतर आप आंसर राइटिंग कर पाओगे जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझोगे। तो प्रीलिम्स और मेंस इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है। अब यहां पर आप देखोगे कि ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होती है तो इससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है और मैग्मा का अंतर्वेदन होता है, यानी इंट्रूजन होता है, और जब सतह पर आ जाता है तो ये लावा के रूप में उद्गार हो जाता है। इसीलिए यहां इमेज में देखोगे कि इसके ऊपर ये दिखा हुआ है लावा रेड कलर का, क्योंकि ये सतह से बाहर आ गया ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से। अब ध्यान देना कि लावा और मैग्मा जो मैंने आपको कहा, तो यहां पे 2 प्रकार की चट्टान बनती है, एक होता है आपकी एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मीन्स होता है कि बाहर बनने वाली जो चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के स्थलखंड से बाहर निकल आती हैं, और जो इंट्रूसिव होता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही रह जाती है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, एक टुकड़ा हमने निकाला पृथ्वी का, एक कोन टाइप का, और अगर ये मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया, यानी जो हीट पैदा थी इसमें, जो टेम्परेचर पैदा था, वो जो है कि कहीं ना कहीं हीट यहीं पर रह गई, यहीं ठंडी हो गई, तो इसे हम कहेंगे अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। तो कई प्रकार की ऐसे चट्टानें होती है जो आंतरिक रूप में ही पृथ्वी के अंदर ही बनी होती है, जिसमें आप डाइक पढ़ोगे और क्यूमुलोडोम पढ़ोगे, बहुत सारे अलग अलग शीट पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बैथोलिथ पढ़ोगे, लेपोलिथ पढ़ोगे, लोकोलिथ पढ़ोगे, ये सभी पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही बनती है, क्योंकि आंतरिक परतों में मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो जब धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो अंदर ही जम जाती है, अंदर ही ठंडी हो जाती है। इसको हम अभ्यंतरिक कहते हैं। लेकिन जब यही मैग्मा इतनी हीट रहती है, इसमें इतना गर्म रहता है कि ये धीरे धीरे जब पृथ्वी की चट्टानों में जब टकराहट होती है तो ये बाहर निकलने के लिए इनको एक पास मिल जाता है, जगह मिल जाता है, और बाहर ये जब आके ठंडी होती हैं, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों की अपेक्षा ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो है कि बहुत गर्म एनवायरनमेंट है, लेकिन बाहर की परतों में नहीं है। अगर बाहर की परतों में मई जून में आप देखोगे 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत हो गया, लेकिन 40 डिग्री पे लावा थोड़े बनेगा, 40 डिग्री पे तो लावा ठंडा हो जाएगा। उसको गर्म रखने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में है लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इतना तो बाहर होता नहीं है। इसलिए जैसे ही लावा पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी की बाहरी सतह पे, तो तुरंत वो ठंडा होने लगता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में शीतलीकरण कहते हैं, यानी कि कूलेंट होता है। और ऐसे में जो चट्टान बनती है उसे हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं।
अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आग्नेय चट्टान आपको कहां देखने को मिल रही है, जहां पर भी ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हो रही है, चाहे वो पृथ्वी के बाहर की परतों में हो या फिर वो अंदर की परतों में, यहां पे आपको आग्नेय चट्टान मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बेसिक चट्टान के रूप में क्या मिला, आग्नेय चट्टान मिली। अब यहां पे कुछ बेसिक प्रश्न आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपसे पूछा जाएगा, समझना। जैसे अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख के अगर आपसे कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करूं कि जो यूपीएससी पूछता है आपसे, तो ध्यान देना कि जो मैग्मा की अम्लीयता और क्षारीयता ये दो प्रकार के होते हैं। अम्लीयता जो हल्का खट्टापन हो जाता है, कसैलापन, और क्षारीयता जो कड़वापन होता है, कसैला अलग से हो जाता है। तो जितनी भी सिलिका की मात्रा अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अगर अधिक है तो मैग्मा की अम्लीयता भी अधिक होगी। और सिलिका कुछ और नहीं होती है यही, बल्कि एक सैंड यानी बालू या क्वार्ट्ज भी होती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर सिलिका क्या होती है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर याद होगा तो, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर किया होगा, इस तरीके से मैंने बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी परतों में क्या मिलता है, सियाल मिलता है। सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरी परतों में क्या मिलता है, सीमा मिलती है। ये सीमा हैदर वाली नहीं है, पाकिस्तान वाली, ये सीमा पृथ्वी की आंतरिक परतों में, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे नीचे आपको मिलता है नीफे। नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस ऑक्साइड। तो आप देखोगे कि क्रस्ट और मेंटल दो परतों में तो आपको सिलिका मिल रही है। इट मींस कि जितनी अधिक सिलिका की मात्रा होगी उस ज्वालामुखी पदार्थ में, उतनी ही वो मैग्मा की अम्लीयता भी होगी। अब यहां पे सीधा प्रश्न आता है कि मैग्मा की क्षारीयता का संबंध सिलिका से होता है क्या? हम कहेंगे नहीं, सिलिका से सीधा संबंध होता है मैग्मा की अम्लीयता का। जितना अधिक सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही मैग्मा अम्लीय होगा, और जितना सिलिका की मात्रा कम होगी उतना ही मैग्मा कम अम्लीय होगा, बल्कि क्षारीय ज्यादा होगा। अब ध्यान देना कि सिलिका की मात्रा अगर अधिक है तो उस चट्टान का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कि बहुत अधिक होगा। फॉर एग्जांपल, किसी चट्टान को पिघलाने के लिए, जैसे मान लो कि आपको कोई सामान दे दिया गया, आपको कोई ठोस वस्तु दे दी गई और उसे कहा गया कि आप इसे पिघला दीजिए, इसे मेल्ट कर दीजिए, गला दीजिए, तो आप क्या करोगे? उसके लिए 100 डिग्री टेम्परेचर दोगे, 50 डिग्री टेम्परेचर दोगे, या फिर आग का जो टेम्परेचर होता है मान लो 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपने देखा कि कोई वस्तु पिघलने लगी, रबड़ की कोई वस्तु थी, गेंद थी, वो पिघलने लगी। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 70-80 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि चट्टान को पिघलाने के लिए बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, जितना अधिक सिलिका के लिए चाहिए। तो सिलिका की मात्रा अगर बहुत अधिक है तो उसको पिघलने में, गलने में बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि पृथ्वी के बाहर जितने भी आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, वो पिघलते नहीं है, वो गलते नहीं है। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत हाई है, क्योंकि उनमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक है और इतना बाहर की तापमान नहीं होता है, इतना बाहर के एनवायरमेंट में टेम्परेचर इतना नहीं होता है। अगर इतना टेम्परेचर होता तो हम लोग भी पिघल के जीरो हो गए होते, गल गए होते। लेकिन हम लोग तो बॉडी ठोस होती है, ठोस बॉडी हमारे मांस है, इस वजह से हम लोग नहीं पिघलते, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना अधिक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज कि सिलिका की मात्रा अगर अधिक है तो मैग्मा में गाढ़ापन अधिक देखने को मिलेगा। अब यहां पर समझना इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे जो है कि सिलिका जब बाहर निकलती है, ज्वालामुखी जो सिलिका सहित होती है, तो उसमें क्या होता है, ये बाहर आके तुरंत एक पर्वत बन जाती है या बाहर आके एक पठार बन जाता है। ठीक है, क्यों बन पा रहा है ये पर्वत या पठार? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा दोस्तों क्या है, सिलिका की मात्रा अधिक है, SiO2। क्यों अधिक है? क्योंकि मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि क्रस्ट और मेंटल तक आपको सिलिका की मात्रा ज्यादा मिलेगी, और मैक्सिमम आपकी जो ज्वालामुखी होती है वो क्रस्ट और मेंटल की पृष्ठभूमि से ही निकलते हैं, यानी इसी आंतरिक परतों से निकलते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और जहां पे सिलिका अधिक गाढ़ा होगा, ठोस होगा, चिपचिपा होगा, तो जैसे ही वो पृथ्वी की बाहरी संरचना पे आएगा, बाहर से मौसम ठंडा होगा और तुरंत वो उसे जमा देगा। इसलिए पर्वत देखने को ज्यादा मिलते ज्वालामुखी के, बल्कि ज्वालामुखी की पठार बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे बेसाल्टिक चट्टान, आप प्रायद्वीपीय पठार को देख सकते हो। दक्षिण भारत में कोई भी आप पर्वत इतना ऊंचा नहीं दिखा सकते जिसको हम पर्वत के रूप में काउंट करें जो बेसाल्ट से बना, बल्कि वो पठार के रूप में काउंट होता है। क्यों होता है पठार के रूप में? क्योंकि वहां पे जो सिलिका की मात्रा वो कम है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्या प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टानें हैं बेसाल्ट से बनी, क्या उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा नहीं। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती तो पर्वत के रूप में बनता, ना कि पठार के रूप में। पठार बन रहा है, इट मींस कि वहां पे सिलिका की मात्रा कम है। क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात और समझना है कि मैग्मा के घनत्व का अपोजिट जो है कि इनवर्स रिलेशन होता है, यानी सिलिका की मात्रा अगर अधिक है तो वहां पे मैग्मा का घनत्व कम होगा, और सिलिका की मात्रा कम है तो वहां पे मैग्मा का घनत्व ज्यादा होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपको ये चीज पता है, ये चीज मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाओगे सिलिका की मात्रा
कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी इट मीन्स कि इस कोर एरिया में क्या होगा, यहाँ पे घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है, जहां पे नीफे सबसे अधिक मिलता है, यानी कि निकेल और फेरस, फेनी लिखा है मैंने FeNi, लेकिन नीफे यहाँ पर सबसे अधिक मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में सिलिका की मात्रा कैसे कम होती जाती है। और ये चीज मैंने जब पहले दूसरे लेक्चर में बताया था तो वहां पे ये चीज क्लियर कर रहा था कि जब हम चट्टान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जरा आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स और आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम एक पृथ्वी के गोले की बात करें तो लगभग 90% सिलिका मिलती है जो कि ठोस होती है, और 10% तरल और गैसीय पदार्थ मिलते हैं। और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, अर्थात अत्यधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इसे गलाने के लिए। इसलिए आपको जितने भी ज्वालामुखी पर्वत या पठार देखने को मिलते हैं वो बहुत आसानी से गलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हम प्रश्नों की बात करेंगे, ध्यान से समझना, जरा इस पे एक नजर देखना, क्योंकि यहां से आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होती है तो आप ऐसे बेसिक प्रश्नों को गलत करके आते हो। और यूपीएससी की भाषा तो आपको पहले भी पता है कि कितनी जटिल होती है, आपको उसके भाषा के अनुसार ही प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, और उसी पैटर्न में मैं आपको बता भी रहा हूं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर आपसे यूपीएससी जो प्रकार से प्रश्न पूछेगी तो देखिए ध्यान से समझना। एक तो हम समझेंगे पहले कि मैग्मा में सिलिका की क्वांटिटी कैसी है, ठीक है, सिलिका की क्वांटिटी कैसी है। दूसरा, मैग्मा का टाइप क्या बनेगा। और तीसरा, इंट्रूसिव, जो कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। और चौथा पॉइंट है आपका एक्सट्रूसिव, यानी कि जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, और फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नीचे जाने पर अर्थात कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जब आप जाओगे, जो ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया मान लेते हैं इस तरीके का, तो आपको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक आपको सिलिका सबसे अधिक मिलेगी, ठीक है, यहां पर। लेकिन यहां पर आपको नीफे मिलेगा, इट मीन्स की निकेल और फेरस। तो आप देखोगे 2 परतों तक आपको जो है कि सिलिका की मात्रा ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक क्रस्ट में मिलेगी। फिर धीरे धीरे आप नीचे जाओगे तो सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए इस कंक्लूजन के बेस पे ही हम बात करेंगे। जैसे अगर 77% से अधिक अगर आपको सिलिका मिलती है तो उस प्रकार के मैग्मा को क्या कहेंगे, सेल्सिक या एसिडिक। क्योंकि मैंने पहले ही आपको अभी बताया 2 मिनट या 5 मिनट पहले ही, यहां पर आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा मैं कि मैंने क्या कहा कि कोई भी मैग्मा अम्लीय है कि नहीं वो सिलिका की मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज आपको यहां पे समझनी चाहिए कि जब यहां स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि 77% से अधिक अगर सिलिका की मात्रा है तो यानी वो मैग्मा कैसा होगा, एसिडिक या सेल्सिक। सेल्सिक का मतलब होता है सिलिका अधिक है, अर्थात वो अम्लीय होगा। दूसरा, अगर यह पृथ्वी की आंतरिक परतों में ठंडा होता है तो यहां पर ग्रेनाइट मिलेगा। तो आपने कई बार सुना होगा, ग्रेनाइट एक चट्टान होती है जो आपके घरों में भी लगती है, बहुत सारे ताजमहल में लगी और राम मंदिर में भी लगी, बहुत बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर या यूं कहें कि जो हमारे भारत की धरोहर है वहां पर भी यूज किया था। बहुत सफेद और बहुत सुंदर ये चट्टान मानी जाती है। तो ग्रेनाइट कहां से निकली, पृथ्वी की आंतरिक परतों में। क्यों ये ठंडी हो गई, क्योंकि अंदर के तापमान में जब कमी होने लगी तो ये अंदर ही ठंडी हो गई। लेकिन अगर यही चट्टान बाहर आ जाती, पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में ठंडी होती है, तो रायोलाइट इसे कहते हैं। यानी कि ग्रेनाइट का ही अपग्रेड वर्जन क्या होता है, रायोलाइट। आपको बाहर की जो संरचना है पृथ्वी के बाहर जब ठंडा होता है तो इसे रायोलाइट कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर जब ये ठंडा होता है तो उसे ग्रेनाइट कहा जाता है। वहीं 55 से लेकर 77% तक की अगर हम बात करें, 55 से अगर 77% यानी धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, नीचे की परतों में जा रहे हैं तो सिलिका की मात्रा में कमी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो ये एक तरीके से अम्लीयता कम देखने को मिली, क्योंकि 77% से अधिक तो मिल रही थी आपको ऊपरी परतों में, लेकिन जैसे जैसे हम मेंटल की तरफ बढ़ रहे हैं क्रस्ट से, तो यहां पर 55% तक आपको सिलिका मिलेगी, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। यहां पर जो अंदर की परतों में जो चट्टान बनेगी उसे हम डायोराइट कहते हैं, लेकिन जो बाहर की परतों में ठंडा होने के बाद, लावा ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनती है उसे हम एंडेसाइट कहते हैं। ये सभी की सभी आग्नेय चट्टानें ही है। अभी हम अवसादी नहीं पढ़ रहे, अभी हम रूपांतरित नहीं पढ़ रहे, अभी केवल हम प्राइमरी चट्टान को पढ़ रहे हैं, जो आग्नेय चट्टान है, जो पृथ्वी का बेस माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी आपको पर्वत, पठार, मैदान देखने को मिलते हैं उन सभी का निर्माण केवल और केवल आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। क्योंकि आग्नेय चट्टानों में ही समय के साथ जो है कि उसमें जल धाराओं के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, चक्रवात के माध्यम से, तूफान के माध्यम से चट्टानों का विघटन किया गया, अवसाद बनाए गए, अवसादों का विघटन किया गया, मैदान बनाए गए,
गया। और ये सारे जो पर्वत पठार मैदान आपको देखने को मिलते हैं, उसका प्राइमरी बेस जो रॉक होता है वो आग्नेय चट्टान होती है। इसलिए अभी आप देख रहे हो पृथ्वी की आंतरिक परतों में कौन सी चट्टान है और पृथ्वी की बाहरी परतों में। फिर जैसे और नीचे जाएंगे तो 45% से लेकर 55% के आसपास केवल आपको सिलिका देखने को मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 50% से नीचे हो गए। तो अब यहां पर जो मैग्मा दिखेगा वो थोड़ा बेसिक रहेगा, यानी मैफिक या बेसिक क्षारीय भी कह सकते हैं, यानी अम्लीयता घट के अब क्षारीयता की तरफ बढ़ रही है। तो अगर क्षारीय चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपको देखने को मिलेगी गैब्रो और बाहरी परतों में देखने को मिलेगी बेसाल्ट। अब यहीं पर मैं एक यूपीएससी का प्रश्न बनाता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायद्वीपीय भारत में बाहरी सतह पे अगर आपको बेसाल्टिक चट्टान देखने को मिलती है तो क्या इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है कि कम है, तो हम कहेंगे एवरेज से कम है, यानी 50% से कम है। दूसरा स्टेटमेंट बना सकता हूं कि बेसाल्ट का जो आंतरिक रूप है चट्टान का वो किस नाम से जाना जाता है, वो गैब्रो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गैब्रो के नाम से। और 45% से अगर आप और कम जाओगे तो यहाँ पे अत्यधिक ये क्षारीय मिलेगा, और जिसको हम लोग पृथ्वी की आंतरिक परतों में पीरियोडिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग पेरिडोटाइट कहते हैं, पेरिडोटाइट, ठीक है। और यह बाहर नहीं निकल पाता। यहां पर यह जानना है कि इसका ये बाहरी चट्टान नहीं निकलती, क्योंकि किसी भी चट्टान को बाहर निकलने के लिए, किसी भी मैग्मा को बाहर निकलने के लिए सिलिका की मात्रा बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से फोर्स लगा पाती है नीचे से और बाहर आके चट्टान के रूप में तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें सिलिका इतना कम होता है कि लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिलिका जितनी अधिक होगी उतनी ही गाढ़ापन अधिक होगा, जितनी कम सिलिका होगी उतना ही वो तरल पदार्थ होगा। और आपको भी पता है कि कोई भी लिक्विड बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए पृथ्वी की बाहरी परतों में नहीं आ पाता। कंक्लूजन क्या निकलेगा? अब यहां पे कंक्लूजन समझना है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाओगे आपको सिलिका की मात्रा कम देखने को मिलेगी। सिलिका की मात्रा क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। और सिलिका की मात्रा कम हो रही है, इट मींस कि मैग्मा में अम्लीयता भी कम हो रही है। मैग्मा में अगर अम्लीयता कम हो रही है तो क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगी। जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया कि सिलिका जितनी अधिक होगी उतनी ही चट्टान का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, लेकिन आंतरिक परतों में जाने पर सिलिका कम हो रहा है, इसका मतलब उस चट्टान का मतलब उस मैग्मा का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सिलिका कम हो रही है तो इसका मतलब गाढ़ापन भी इसमें कम हो रहा है, चिपचिपापन भी कम हो रहा है। लेकिन एक इनवर्स रिलेशन बनाएगा घनत्व का, कि मैग्मा में घनत्व उतना ही अधिक होता जाएगा जितना ही आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाओगे। तो आई थिंक यहाँ पर ये इस पूरे डायग्राम से आप चीजों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सी चट्टान कितनी खूबसूरत होगी, कितनी अच्छी मानी जाएगी, कौन सा जो है कि मैग्मा बहुत अच्छा बनेगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन शॉर्ट एक रिवीजन कराऊं मैं आपका। अभी जो मैंने आपको ऊपर ये चीजें पढ़ाई हैं आप इस डायग्राम से रिवीजन कर सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे कि इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे आप जाओगे नीचे, तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोर एरिया में, इस वाले एरिया में सबसे अधिक घनत्व है। और इसी वजह से यहाँ पे Fe यानी कि फेरस ऑक्साइड का और निकेल की मात्रा अधिक होने की वजह से पृथ्वी ग्रेविटी की तरह काम करती है, गुरुत्वाकर्षण की तरह, कि हर चीज को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। तो यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाओगे वैसे वैसे आपको देखोगे घनत्व अधिक होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखोगे, आंतरिक परतों में जाने पे सिलिका की मात्रा कम हो रही है कि नहीं, तो इसका मतलब सबसे ऊपर मिलेगा ग्रेनाइट, फिर अंदर डायोराइट, ये दोनों क्रस्ट में मिलते हैं। इसके बाद गैब्रो और पेरिडोटाइट, तो सॉरी ये तीनों, गैब्रो भी, डायोराइट भी और ग्रेनाइट भी, ये तीनों क्रस्ट में मिलते हैं, यानी यहाँ पे सिलिका की मात्रा ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो पेरिडोटाइट होता है ये मेंटल में प्राप्त होता है, हालांकि इसमें क्षारीयता मिलने लगती है, इस वाले चीज में आपको क्षारीयता ज्यादा मिलेगी। तो अब यहां पर मैं आपको एक जो डायग्राम बेसिस मैंने चीजों को समझाया, अब आप पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे ना यूपीएससी के, हालांकि मैं भी आपको पीवाईक्यू जल्दी सॉल्व कराऊंगा और टेस्ट सीरीज वगैरह आप शुरू करूंगा यूपीएससी की भी और स्टेट पीसीएस की, जो स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए रहेगी। तो वहां पर जब ये प्रश्न आएंगे तब मैं आपको रिकॉल करा सकूंगा कि हाँ देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें बात आती है कि जो स्ट्रक्चर बनता है ना, क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी तत्वों के आपस में मिलने से जो निर्मित ज्यामितीय आकृति होती है उसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, क्रिस्टल। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया, ये सब जो अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर, तो ये कहीं ना कहीं आपके अलग अलग तत्वों के मिलने से होता है। लेकिन ये कैसे मिलते हैं, आपको इस तरीके के क्यूब्स देखने को मिलते हैं, क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, जो संरचना बनी होती है। तो इसके निर्माण कैसे होता है, तो अगर आप देखोगे साइज की बात करें क्रिस्टल की, ये तभी बेहतर होगा जितना रेट ऑफ कूलिंग जो है कि कम होगा। यानी रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हो गया कि जितनी जल्दी से ये ठंडा होगा उतने ही स्ट्रक्चर जो है कि छोटे छोटे बनेंगे, यानी छोटे छोटे। और सबसे अधिक वही माना जाता है अच्छा जिसका
क्रिस्टल जो होता है यानी कि जो संरचना होती है वो जितनी छोटी होती है उतना ही वो सुंदर होता है। आप देखोगे छोटे छोटे क्रिस्टल, आप मार्केट में जाओगे, मेले वगैरह में जाते होगे तो आप खरीद के भी लाते होगे गले में पहनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं। तो सबसे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और उसके लिए कंडीशन है कि जितनी तेजी से वो ठंडा होगा। भाई जैसे ही पृथ्वी के बाहर की संरचना में जैसे ही ज्वालामुखी निकलता है तो बहुत तेजी से वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट जो है कि आंतरिक परतों की अपेक्षा बहुत ठंडा है अगर देखा जाए तो। भाई अंदर की परतों में हजारों का जो है कि टेम्परेचर है, हजारों डिग्री सेल्सियस, बाहर मुश्किल से 20 25 30 35 40 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वैसे भी ठंडक होती है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग वहां पे ज्यादा होती है। तो कहा जा सकता है, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं, कि जितना जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी क्रिस्टल कणों का छोटे छोटे टुकड़ों में निर्माण होगा, और जितने छोटे टुकड़ों में निर्माण होगा उतना ही वो गुड क्वालिटी का माना जाएगा। तो एक ये यूपीएससी का पैटर्न हो गया कि रेट ऑफ कूलिंग अगर अधिक है तो आपके साइज ऑफ क्रिस्टल बहुत ही छोटे छोटे और बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाएंगे। अब यहां पर इसकी डिटेल जो है कि डेफिनेशन या पॉइंट कहूं तो यहाँ पे आप देखोगे जो आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस रॉक, जिसको मैं प्राइमरी रॉक भी कहता हूं, ये क्रिस्टलाइन यानी रवेदार होती है, क्योंकि निर्माण इसका गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण के द्वारा होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, दानेदार पाई जाती है, या फिर आग्नेय चट्टान परतदार होती है? तो आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। परतदार कौन सी होगी? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट रॉक्स होती है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो दानेदार होती है, रवेदार होती है, क्रिस्टल होते हैं, वो आग्नेय चट्टान में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये गर्म गलित पदार्थ बाहर निकलता है लावा के रूप में, तुरंत ये ठंडा होता है रेट ऑफ कूलिंग की वजह से, जिसमें ये छोटे छोटे रवे या छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यहां पर समझेंगे, चूंकि रवे का आकार शीतलीकरण दर से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, यानी इनवर्स होता है, इसलिए पृथ्वी की अंदर की परतों से सतह की ओर आने पर शीतलीकरण दर बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर की परतों में बहुत हजारों का टेम्परेचर है, बाहर बहुत कम है, जिसके साथ आग्नेय से निर्मित संरचना में रवे का आकार क्या होता है? छोटा होने लगता है, और यह बेहतर माना जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, स्पेशली आरओ यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछते हैं कि क्या मतलब कि आग्नेय चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं, या अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, या मेटामॉर्फिक में? तो समझने की बात है कि गर्म गलित पदार्थ होता है, पहली चीज। प्राइमरी रॉक जब तैयार हो रही होती है यानी आग्नेय चट्टान, तो ये अंदर से बहुत गर्म होता है, और गर्म गलित पदार्थों में कोई भी जीवाश्म आप डालोगे वो जल के राख बन जाएगा। जब उसमें जीवाश्म बचेगा ही नहीं, तो उससे बनने वाली जो संरचना है, आग्नेय संरचना, उसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा, लेकिन परतदार में मिलेगा। क्यों मिलेगा अवसादी में? क्योंकि जब ये आग्नेय चट्टानों का कटाव होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसमें आने वाले जो रास्ते में जो घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मानव, जानवर जो मृत हो जाते हैं, वो भी इसमें संरचना में दबते चले जाते हैं, दब कुछ के इसमें दफन हो जाते हैं, और इस वजह से अवसादी चट्टानों में हमें क्या देखने को मिलता है? आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा, लेकिन आग्नेय में नहीं, क्योंकि आग्नेय बेसिक रॉक होती है, प्राइमरी रॉक होती है, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्म गलित पदार्थों में तैयार होता है, जिसमें जो जीव होते हैं वो अवशेष नष्ट हो जाते हैं, और आग्नेय जीवाश्म रहित हो जाती है। कैसी होती है? जीवाश्म रहित हो जाती है, जिससे यहाँ पे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से महत्वहीन होता है। क्योंकि कोयला आपकी गोंडवाना लैंड में, अगर आप भारत का एग्जांपल देखोगे, खनिज तेल आपको तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार भी तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, और तटीय क्षेत्रों में आपको जीवाश्म परतें मिलेंगी। गोंडवाना लैंड में अगर आप देखोगे तो कोयला भी जीवाश्मिक घटक माना जाता है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि जीवाश्मिक ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जीवाश्मों के घटक जो टूटते हैं, विखंडित होते हैं, उसके बाद ये कोयले का निर्माण होता है। अर्थात कोयले के लिए जीवाश्म होना जरूरी है, लेकिन आग्नेय चट्टान जब जीवाश्म रहित होती है तो न तो वहां से हमें कोयला मिलेगा, न खनिज तेल मिलेगा, न प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेगा, अर्थात आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन हो गई। तो आप इसका एक इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, या इसकी एक नकारात्मक पॉइंट भी लिख सकते हो। तो यहां तक तो मैंने आपको रॉक बता दिया कि किस तरीके से चट्टान बनती है, लेकिन अब यहीं पर मैं आपको ज्वालामुखी के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग अवसादी चट्टान पे चलेंगे। अभी हम इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना कि पृथ्वी की आंतरिक परतों से जब गाढ़ा मैग्मा, जो चिपचिपा मैग्मा होता है, अम्लीय मैग्मा होता है, जब पृथ्वी की अंदर की परतों में ही जो है कि मतलब ठंडा हो जाता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन बाहर निकलने की भी दो प्रक्रिया होती है पृथ्वी की बाहरी परतों में। अगर एक परत आप ये देख रहे हो, ये पृथ्वी की बाहरी परत है, ठीक है,
अगर आप इसे देखोगे, ये पृथ्वी की एक बाहरी परत है जहां से लावा क्या करेगा, मैग्मा क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो है कि मैग्मा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है। और यहां पर आप देखोगे अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, ध्यान देना, अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो इट मीन्स कि वो मैग्मा कैसा होगा, अम्लीय होगा या फिर गाढ़ा मैग्मा होगा। ये अभी मैंने 10 मिनट पहले ऊपर के पेज में आपको समझाया। तो इसकी वजह से जब ये बाहर निकलेगा तो एक विस्फोट करते हुए निकलेगा, बहुत तेजी से विस्फोट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको निकलने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। ये गाढ़ा मैग्मा होगा, किसी भी गाढ़ी चीज को जब बाहर निकलना होगा तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो सिलिका की मात्रा अधिक है तो अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा होगा। देखिए ये सारी चीजें क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको आगे किसी भी एग्जाम्स में प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, और यूपीएससी लेवल के तो ये प्रश्न बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, जब ये ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ जब भी किसी चीज में छेद करते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, तो विस्फोट करता हुआ निकलेगा। और ध्यान देना, जब इस सिलिका की मात्रा अधिक है तो मैंने अभी आपको बताया था दो प्रकार की चीजें बनती है, एक होता है 77% से अधिक सिलिका, या फिर दूसरा होता है 55% से लेकर 77। तो इन दोनों में सिलिका की मात्रा अधिक है। इट मींस कि यहां पे आपको आग्नेय चट्टान कैसी मिलेगी, एक अभ्यांतरिक मिलेगी और एक बाह्य मिलेगी। अगर अभ्यांतरिक है यानी कि पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडी हो रही है तो ग्रेनाइट बनेगी, बाहर आके रायोलाइट बन जाएगी। और अगर वो पृथ्वी के अंदर, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डायोराइट बनेगी और बाहर आके वो एंडेसाइट भी बन सकती है। तो यहां पर आप देखोगे कि जब भी सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो इस प्रकार की एक चट्टान का विस्फोट होता है और ये पर्वत के रूप में बन जाती है, पर्वत रूपी बन गया, अर्थात ज्वालामुखी शंकु की ऊंचाई अधिक होगी और ढाल की तीव्रता भी अधिक होगी, एक पर्वत की तरह। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्मा में गाढ़ापन अधिक है। और गाढ़ापन क्यों अधिक है? क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक है। तो मैग्मा का गाढ़ापन सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए जितने भी ज्वालामुखी पर्वत आपको देखने को मिलते हैं जिसकी शंकु की ऊंचाई अधिक होती है और ढाल की तीव्रता अधिक होती है, बहुत तेजी से ढाल होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो दूसरी भाषा में मैं कहूं तो क्रस्ट और मेंटल में बनने वाले जो मैग्मा होते हैं उससे हमेशा ज्वालामुखी शंकु के रूप में ही निर्मित होगा। लेकिन अगर मैं और भी नीचे जाऊं तो आप देखोगे कि कभी कभी ये तो, अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन देखने को मिलेगी ये सामान्यतः आपको देखने को मिलेगी अभिसारी संचलन में, ठीक है। ये चीजें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभिसारी संचलन में ये चीजें देखने को मिलेंगी, अर्थात जहां पे प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से और एक प्लेट नीचे चली जाती है। लेकिन अगर बेसाल्टिक चट्टान की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे एक परत तो एक प्लेट इधर जाएगी, एक प्लेट अपोजिट जाएगी, यानी ये आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी, अपसारी संचलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपसारी संचलन कहलाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है दो प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से ब्लैक हॉर्स पर्वत बन सकता है, हॉर्स्ट पर्वत बन सकता है, ग्रेबन बन सकता है। जो सतपुड़ा की कहानी बताई थी आपको मैंने, सतपुड़ा पर्वत, विंध्यन पर्वत, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी मतलब ताप्ती नदी, ये सारी चीजें मैंने जो आपको कल की क्लास में बताई थी वो चीजें यहां से क्लियर होंगी। तो यहां पे क्या होता है कि जब परतें आपस में दूर हटती है तो भी पृथ्वी में क्या होती है, एक जगह मिलती है। एक जगह मिलने की वजह से, अच्छा ये जो संचलन है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन दूसरे लेक्चर मैंने एक हिंट दिया था कि ये संचलन आपको सामान्यतः अपसारी वाला महासागरों के नीचे की परतों में देखने को मिलेगा। पृथ्वी पे बहुत कम देखने को मिलेगा, बल्कि महासागर की परतों में देखने को मिलेगा, महाद्वीप की परतों में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ का जो मैग्मा आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, यहाँ का मैग्मा आपको क्षारीय देखने को मिलेगा, पतला देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम है, और जब ये बाहर निकलेगा तो बहुत शांत तरीके से निकलेगा। जैसे आप देखोगे किसी दरारों से पानी निकल के आता, बहुत शांत तरीके से, कोई विस्फोट नहीं करता है। और ऐसे में बेसाल्ट चट्टानें जब बाहर निकलती है तो तीन प्रकार की कंडीशन बनाती है। एक तो महासागरी कटक यानी महासागर में बन रहा है, दूसरा महासागरी क्रस्ट यानी कि नई संरचना का निर्माण कर रहा है। अच्छा कटक क्या होते हैं? पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि जो महासागर के अंदर कुछ एक छोटे छोटे पर्वत बनते हैं जो ऊपर के द्वीप पे नहीं आ पाते, यानी महासागर के ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए वो महासागर कटक होते हैं। अगर ये ऊपर आ जाएंगे तो जापान, फिलीपींस जैसे छोटे छोटे आइलैंड बन जाएंगे, लेकिन ये अंदर ही रह जाते हैं, इनकी हाइट बहुत ऊंची नहीं होती है, तो ये कटक कहलाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर नोटिस करोगे कि ज्वालामुखी पठार भी बनते हैं, और ये वही ज्वालामुखी पठार है जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी अपना कह देते हैं, दक्षिण भारत का यानी कि साउथ इंडिया का, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ इंडिया का जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये यहीं से देखने को मिलता है। तो आप देखोगे बेसाल्टिक चट्टान की क्या विशेषता थी कि एक तो क्षारीय यानी पतला मैग्मा था। पतला क्यों था? इसका मतलब कि सिलिका की मात्रा कम थी, इसलिए वो गाढ़ा नहीं था, इसलिए वो शांत दरार प्रकार से निकल रहा था, एक लीक कर रहा हो जैसे लीकेज की तरह।
तो कटक भी बनती है, क्रस्ट भी बनता है और ज्वालामुखी पठार भी बनता है। जबकि अगर आपने देखा कि जो सिलिका की मात्रा अधिक है, गाढ़ा मैग्मापन है, तो इससे ऑलवेज जो है कि ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं और ये पृथ्वी के स्थल पे बनते, महाद्वीप पर बनते, महासागर पे नहीं बनते। तो बेसाल्ट चट्टान की उपयोगिता कहां पे है? सामान्यतः कटक और क्रस्ट बनाने में, जो कि महासागर की परतों पे बनते हैं। कुछ कुछ जगह ज्वालामुखी पठार देखने को मिलेंगे, जैसे आपके प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत का जो हिस्सा आता है। तो ये जो अभी तक मैंने लेक्चर डिस्कस किया आपको 38 मिनट में लगभग, ये पूरी तरीके से आपने समझा किस चीज को? यहां पर आपने आग्नेय चट्टान को समझा, क्योंकि आग्नेय चट्टान अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको अवसादी और रूपांतरित चट्टान समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पर अब मैंने आपको पूरी तरीके से आग्नेय चट्टानों के बारे में बता दिया कि जो भी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत अगर आप पढ़ते हो अलग अलग नामों से अलग अलग महाद्वीपों में, तो कहीं ना कहीं वहां पे आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है। आग्नेय चट्टानों में कैसे ग्रेनाइट आपने समझा, रायोलाइट समझा, एंडेसाइट समझा, और इस तरीके के अलग अलग पॉइंट को समझा। लेकिन अब मैं यहां पर कहूंगा कि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होगा वो अलग से कोई चट्टान नहीं बनेगी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों से इसका कोई संबंध नहीं होता, वो तो आग्नेय चट्टान बन चुकी है। अब उन्हीं आग्नेय चट्टानों में जो परिवर्तन होगा वही अवसादी चट्टानें बनाएंगी। तो जैसे कि अगर मैं कहूं, मान लेते हैं कि अगर मैं यहां पर एक पर्वत बना देता हूं, ठीक है, एक पर्वत बना देता हूं, इस तरीके का कुछ एक पर्वत बन गया, ठीक है, यहां पे आपको समझना है। या मान लेता हूं कि चलिए पर्वत ही मैं समझाना चाहूंगा, और ये ध्यान देना कि ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है दोस्तों, इसको समझना, जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये ज्वालामुखी एक पर्वत है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अच्छा ज्वालामुखी पर्वत है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे यहां आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए पहले। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आग्नेय चट्टान यहां पे देखने को मिलेगी। अब इसमें समझना कि इन चट्टानों में, क्योंकि ये चट्टान बाहर आ चुकी, ज्वालामुखी पर्वत बन चुका है, तो अवसादी चरण जो है कि शुरू होगा, अवसादी चट्टान। तो पहला होगा डेनुडेशन, जिसको हम लोग अपक्षयन कहते हैं। अपक्षयन का मतलब हो गया इन्हीं चट्टानों में कुछ ना कुछ अपर्दन होगा, इरोजन होगा, जिसको हम कहते हैं इनके टुकड़े टूटेंगे। मान लो यहीं से कोई पत्थर वगैरह टूट के अलग हो गया, यहाँ किनारे किनारे हो गया, इस तरीके से अलग अलग इन्हीं पर्वतों से। तो चट्टान असंगठित हो रही है और अवसादों में परिवर्तित हो रही है। अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। पहले बहुत बड़े पत्थर टूटते हैं, फिर धीरे धीरे बालू टूटती है, फिर मिट्टी वगैरह, ये सारी चीजों का निर्माण होता है। यहां पे समझ, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? आग्नेय चट्टानों में। दूसरा, अपर्दन के कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अवसादों का स्थानांतरण कराते हैं। जैसे ये चीजें यहां पे भी टूटी है, तो नदियां आएंगी तो क्या करेंगे? इन्हें बहा के लेके यहां पे इकट्ठा कर देंगे। हवाएं आएंगी, तूफान वगैरह, तो क्या करेंगे? यहां पे बहा के इकट्ठा कर देंगे। चक्रवात आएगा तो ये भी बहाते हुए लाएगा, यहां इकट्ठा कर देगा। यानी मूल जगह से इसको रिप्लेस कर रहा है, मूल जगह से शिफ्ट कर रहा है दूसरी जगह पे। और तीसरा चरण होता है अवसादों का विभिन्न परतों में निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन, अर्थात कि जमा होना। मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे एक परत हो गई, फिर दूसरी हवा है, चक्रवात है, किसी भी तरीके से दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, छठी परत, इस तरीके से यहाँ पे अवसादी चट्टानों का क्या हो रहा है? डिपोजिशन होता जा रहा है अलग अलग कारकों की वजह से। और जब यही चट्टानें एक लंबे समय के बाद, यानी हजारों करोड़ों साल बाद, जब ये चौथे चरण में आती है, यानी कंक्रीट होती है, ठोस बनने लगती है, जिसको हम लोग लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन कहते हैं, अर्थात अवसादी चट्टानों का फिर निर्माण होता है। ये चट्टानें ठोस हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? ये ठोस हो जाती हैं हजारों साल बाद। लेकिन ये मुख्य रूप से कहां से बनी? आग्नेय चट्टानों से बनी। आग्नेय चट्टानों में कैसे परिवर्तन हुआ? ये डायग्राम से आप चीजों को समझ पाओगे। सबसे पहले आप इमेजिन करोगे कि ये एक आग्नेय चट्टान हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? चट्टानें असंगठित हुई, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे गिरने लगे, पर्वत वगैरह के, मतलब पहाड़ों के पत्थर वगैरह गिरने लगे, चट्टान असंगठित हो गई। और यहाँ पे फिर इसी पर्वत के किनारे से कोई नदी बहती हुई आई, कोई जो है कि हवा आई, वायु आया, तूफान आया, चक्रवात आई, आंधी आई, तो उसने क्या किया? इन पत्थरों को उठा के क्या किया? यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया यहाँ पे। इसलिए अवसादों का स्थानांतरण हो गया मूल जगह से। इसके बाद अवसादों का निक्षेपण हो रहा है विभिन्न परतों में, अलग अलग परतों के रूप में। अब ध्यान देना, ये परतों के बीच में गैप है कि नहीं है? पहली चीज ये भी एक प्रश्न बनता है कि क्या अवसादी चट्टानों की परतों में गैप पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, वायु का प्रवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो डिपोजिशन हुआ। जब यही चीजें एक लंबे समय में इकट्ठा होकर सूखने लगती है, जमा होने लगती है कंक्रीट के रूप में, तो इसे हम लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन कहते हैं, और वही अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि ये जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जिनसे अवसादी चट्टान कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, तो भौतिक परिवर्तन जब इसमें होता है, यानी कि इनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले जो पत्थर टूट के गिरता है बहुत बड़ा सा, मान लेते हैं ये पर्वत हो गया बहुत बड़ा सा, जब पर्वत यहां से टूट के गिरेगा तो बाउल्डर हो गया, पथरीला होता है। फिर उससे और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो ग्रेवल कहते हैं, उससे और छोटा टुकड़ा होगा तो सैंड हो जाएगा, उससे और छोटा टुकड़ा होगा तो सिल्ट हो जाएगा, उससे और छोटा टुकड़ा
होगा तो क्ले हो जाएगी, क्ले जो मिट्टी होती है, और उससे और छोटा टुकड़ा होगा तो मड हो जाएगी, यानी कीचड़ हो जाएगी। अर्थात आप देखोगे एक आग्नेय चट्टान से कैसे सेडिमेंट्स अलग अलग रूपों में टूटते जा रहे हैं, हवाओं के माध्यम से, वायु के माध्यम से, चक्रवात के माध्यम से, आंधी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से। ये वो अलग अलग फैक्टर है जो अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए चलते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे बाउल्डर स्टोन बनेगा, ग्रेवल स्टोन बनेगा, सैंड स्टोन बनेगा, सिल्ट स्टोन बनेगा, क्ले स्टोन बनेगा और मड स्टोन। और स्टोन का मतलब ही होता है अवसाद का चट्टान, मतलब अवसादी चट्टान। तो स्टोन लग गया, यानी अब इनका समय के पास परिवर्तन हो गया। अब इसी में आप देखोगे कि कायांतरिक चट्टान में आपको समझाता हूं। कायांतरिक चट्टान को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जिस प्रकार से अवसादी चट्टान बनाने के लिए आपको आग्नेय चट्टानों की आवश्यकता पड़ी, ठीक इस प्रकार से आपको कायांतरिक चट्टान अवसादी चट्टान से भी बन सकती है और साथ में आग्नेय चट्टानों से भी बन सकती है, दोनों से बन सकती है। कैसे बनेगी? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि इसमें विघटन नहीं होना चाहिए, अर्थात भौतिक परिवर्तन नहीं चाहिए। कैसा परिवर्तन चाहिए? इसमें रासायनिक परिवर्तन चाहिए। अर्थात विघटन के बिना ही टेम्परेचर और प्रेशर अधिक जब रहेगा, यहां पे ध्यान देना, क्योंकि आग्नेय चट्टान में एक पॉइंट मिस हो गया था कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में टेम्परेचर तो अधिक चाहिए लेकिन प्रेशर कम चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी परतों के रूप में आप देखोगे, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक का प्रेशर कम हो जाता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहता है रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से। लेकिन यहां पर मेटामॉर्फिक में जो कंडीशन है कि आपको उच्च तापमान और उच्च दाब चाहिए, इसके कारण चट्टान की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिसे हम रूपांतरण यानी रूप में अंतरण, चेंजेस, काया, काया मतलब शरीर होता है जिसको हम लोग कहते हैं काया कलेश, अर्थात जो स्ट्रक्चर है उसमें जब अंतरण होता है, चेंजेस होते हैं, तो उसे हम रूपांतरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं, आपको पता है कि ग्रेनाइट क्या है दोस्तों? ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है ना, मैंने बताया था। जब इसमें रूपांतरण होता है तो आपको नीस मिलेगा, नीस की चट्टान बनती है हजारों सालों बाद, जब इसमें टेम्परेचर भी अधिक रहेगा और प्रेशर भी अधिक रहेगा। बेसाल्ट क्या है दोस्तों? ये भी मैंने बताया था कि क्षारीय होता है, यहाँ पे सिलिका जो है कि कम होती है, क्षारीय मैग्मा होता है, लेकिन बनती तो आपकी ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान ही है। तो जब इसमें चेंजेस होता है तो ये ग्रीन स्टोन बन जाता है, और इसका अपवाद होता है कि इसमें स्टोन वर्ड होने के बावजूद भी अवसादी चट्टान नहीं कहलाती है, बल्कि रूपांतरित चट्टान कहलाती है। और यूपी पीसीएस में क्या होता है, या स्टेट पीसीएस में 4-5 चट्टानों को दे के पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है, और आप स्टोन वर्ड देखते ही आप सोचते हैं अवसादी चट्टान है, लेकिन यहीं पे गलत कर देते हो, क्योंकि बेसाल्ट से निर्मित होने वाली जो रूपांतरित चट्टान है उसका नाम ग्रीन स्टोन होता है। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों से भी आप देखोगे, सैंड स्टोन से आपको क्वार्टजाइट मिलेगा जो बालू का होती है, और लाइम स्टोन से आपको मार्बल मिलता है, वही मार्बल जो आप अपने घरों में लगाते हो। तो कहीं ना कहीं मार्बल क्या हो गया? रूपांतरित चट्टान हो गया। लेकिन सेल की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्ट में बदलता है, और सिस्ट का पुनः कायांतरण होता है तो स्लेट बन जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं रॉक साइकिल आपको कंप्लीट करा के यहाँ पे स्टॉप करूंगा आज की क्लास को। फिर शाम में मैं आपको मैपिंग जो क्लास करा रहा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, उसको भी रेगुलर करूंगा, और कल मॉर्निंग में आपको इकोनॉमिक्स की मेंस की सीरीज मिलेगी जो इसी के पैरेलल चलेगी दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी वैसी उसकी इकोनॉमिक्स की होगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां से आप सारी डिटेल लेके, पेड हमारी ये पीडीएफ रहेगी। क्लासेस फ्री मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, लेकिन पीडीएफ पेड रहेगी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्राइस लिस्ट दी गई है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स भी शुरू होगी, और आज शाम में आपको मैपिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी। और जल्दी 1 से 2 दिन में मैं टेस्ट सीरीज का भी पूरा प्लान तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। तो अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं प्राइमरी रॉक की बात करता हूं, पीआर लिख देता हूं इसको। प्राइमरी रॉक का मतलब होता है प्राथमिक चट्टान, जो सबसे पहले पृथ्वी पर बनती है। इसके परिवर्तन से आपने अवसादी चट्टान भी पढ़ ली, इसमें विघटन हुआ नदियों के द्वारा, जलों के द्वारा, हिमनद के द्वारा, हवा के द्वारा, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होने से कायांतरण भी आपने पढ़ा। ग्रेनाइट को पढ़ा, बेसाल्ट को पढ़ा, तो इट मीन्स कि आप इसमें 2 चीजें बना सकते हो। मैं कहता हूं कि अगर आग्नेय चट्टान से आपको कायांतरित चट्टान बनानी है, ध्यान देना, कायांतरित चट्टान बनानी है इस तरफ, तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर अधिक रखना पड़ेगा।
टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं रूपांतरित चट्टान से आपको आग्नेय चट्टान बनानी है, तो आग्नेय चट्टान की खासियत है कि टेम्परेचर तो अधिक चाहिए लेकिन प्रेशर कम चाहिए। अब यहां पे आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो मैं सिंपल बता दूं कि आग्नेय चट्टान अगर आपको बनानी है तो आपको टेम्परेचर अधिक चाहिए लेकिन प्रेशर आपको कम चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर रूपांतरित चट्टान का टेम्परेचर अधिक कर दूं, प्रेशर कम कर दूं, तो आग्नेय चट्टान बन जाएगी। लेकिन अगर आपको रूपांतरित चट्टान बनानी तो यहां पे टेम्परेचर भी अधिक रखना है और प्रेशर भी अधिक रखना है, तो यहां से आप आग्नेय से बना सकते हो। दूसरा, इसी आग्नेय से आप अवसादी चट्टान भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अनाच्छादन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, डेनुडेशन की प्रक्रिया से। और अवसादी चट्टानों से अगर आपको आग्नेय बनाना, तो आग्नेय के लिए क्या कंडीशन है? टेम्परेचर अधिक, प्रेशर कम, मैग्मा गलित होना चाहिए, मतलब गला हुआ मैग्मा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं रूपांतरित बनानी है, तो भाई अवसादी से रूपांतरित बनानी है, तो रूपांतरित का जो बेसिक फंडा है वो टेम्परेचर अधिक, प्रेशर अधिक, दोनों ही चाहिए। लेकिन अगर अवसादी बनानी है तो अवसादी के लिए अनाच्छादन चाहिए। तो आपको तीनों की एक बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि आग्नेय को अगर आप निर्मित करना चाहते हो तो आग्नेय चट्टान तभी निर्मित कर सकते हो जब यहां पे आप टेम्परेचर अधिक और प्रेशर कम रखोगे। फिर चाहे आप अवसादी से बनाओ, कायांतरित से बनाओ, ये कंडीशन पूरी कर दो, टेम्परेचर अधिक, प्रेशर कम, आपकी आग्नेय बनेगी। अगर आप रूपांतरित बनाना चाहते हो तो टेम्परेचर अधिक रखो, प्रेशर अधिक रखो, फिर चाहे आप आग्नेय से बनाओ चाहे अवसादी से बनाओ, रूपांतरित बन जाएगी। अगर आप अवसादी चट्टान बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको डेनुडेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अर्थात अनाच्छादन की प्रक्रिया से, जो इसमें विखंडन वगैरह होता है भौतिक और रासायनिक तौर पे। फिर चाहे आप अवसादी में करो, मतलब आग्नेय में करो, चाहे रूपांतरित में करो, लेकिन ये कंडीशन पूरा करने पे आपको अवसादी चट्टान मिल जाएगी। तो ये थियरी आपने आज पूरी रॉक साइकिल और रॉक से संबंधित सारी चीजों को पढ़ा। कल हम लोग नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये कहां से शुरू हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस सिनेरियो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम अंतर्जात बल को पढ़ रहे थे, अभी बहिर्जात बल को पढ़ रहे थे, ये सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपके माइंड में फ्रेमिंग तैयार होती रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से आगे पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जो कि एक डिस्कशन ग्रुप का होगा और एक हमारे चैनल का लिंक होगा, जिसपे लगभग 7000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्कशन ग्रुप में 1000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप उसे भी फॉलो कर लेना। वहां पे क्लास की अपडेट्स, पीडीएफ अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं वहां पे, तो आप भी अपनी क्वेरीज वहां पे पूछ लेते हैं, तो इसलिए उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।